दोस्तों, तो कैसे हो सारे। आज से हम करने वाले हैं सैंपल पेपर जो 2025-26 का सेक्शन ई केस स्टडी। तो बिना देरी के साथ आपके सामने ये रही केस स्टडी। आप देख ही चुके हो कैसी है केस स्टडी। इजी है पर ऐसे ही बस देखने में लग रहा है कि क्या डाल दिया है। चलो पढ़ते हैं। इन ए क्लास द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। टू बॉयज आर्यन एंड रोशन। दो बॉयज हैं, एक आर्यन है एक रोशन है जी। चलो ठीक है, आर्यन एंड रोशन। ठीक है, आंखें खुली खुली रह गई, इतना इजी कैसे आ गया। आर्यन एंड रोशन राइट, क्योंकि जितना पेपर पहले डिफिकल्ट चल रहा था केस स्टडी उतनी इजी। आर्यन है एक, आर्यन ने लिखी है जो सीरीज वो है -5, ये वाली -5 माइनस का 2 और फिर 1 है और ये 4 है। ठीक है, और जो रोशन है, रोशन ये वाला बंदा। ठीक है, रोशन की जो केस चल रही है ये क्या चला, 187 184 181। ठीक है, तो मुझे देख के ही पता चल रहा है, क्या पता लग रहा है, ये सीरीज बढ़ती जा रही है। चाहे मैं यहाँ से कन्फ्यूजन खा सकता हूँ, मान लेता हूँ, पर ये इसका नीचे को कम होना, पर माइनस में तो इसका मतलब प्लस ही होता है। मान लो यहाँ से मैं नहीं अंदाजा, तो यहाँ से तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है ना, 1 से 4 हो रहा है, मतलब डी बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है। ठीक है, इधर इधर ये कम हो रहा है, कितने कितने से कम हो रहा है, 3 से। तो ये डी प्लस में, ये माइनस में। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो हमसे, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन। इनका सम निकालना। तो ये तो इससे इजी क्या होगा, पहली प्रोग्रेशन कितनी है, 3 है। दूसरी, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं। तो D1 प्लस D2, इसका तो मैं आंसर यहीं लिख देता हूँ। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, खत्म हो गया। पहले का आंसर खत्म कर दिया हमने। फाइंड द 34th टर्म ऑफ द रिटन बाय रोशन। रोशन की ये 187 वाली है, इसकी 34वीं टर्म। ठीक है, तो एक बार एक 187 184 181 187 184 181, 3 का से कम हो रहा है। ए की वैल्यू 187 है जी, क्लियर है हमें। ये दूसरे पार्ट का आंसर बता रहे हैं, जो कौन सी सीरीज़ है, रोशन द्वारा बनाई गई। कौन है बेटा, ये रोशन। रोशन के द्वारा बनाई गई सीरीज़ 187 184, और इसकी 34वीं टर्म निकालनी है बाय रोशन। ठीक है, ये निकालना है। ए और ये डी कम होता जा रहा है, कितने से कम होता जा रहा है, 3 से कम होता जा रहा है। और मुझे क्या निकालना है, A34। A34 का मतलब A + 33D। ठीक है, क्योंकि उसने एक और चीज़ मुझे ध्यान से देखना है, मुझे सम तो नहीं पूछा, नहीं कहीं नहीं पूछा। ठीक है जी, तो A + 33D, ए की वैल्यू क्या है, 187 187 प्लस 33D, डी की वैल्यू क्या है, -3। तो 187 में 33 को इससे करोगे 99, 99 में एक 100 जो 88 हो जाओ। टोटल आंसर अब बेटा आपका कितना आ गया, 88 आ गया। क्लियर, तो 88 हो गया आपके पास। तो ये हमारे पास शेप्स में ये उठाते हैं और ये इसका हमने निकाल दिया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर 88 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं अगला पार्ट। ठीक है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। आर्यन कौन है, ये है। -5 -2 -5 -2 1 और 4, ये वाली सीरीज है। और ये बंदे का नाम क्या है, पहली बात आर्यन। आर्यन है जी, आर्यन लिख दिया। आर्यन है, वो कौन सा, छोटा राजन नहीं, रोशन। रोशन, ठीक है, इनका मैंने लिख दिया। क्लियर, अब इसकी पहली 10 टर्म का निकालना, फर्स्ट 10 टर्म्स का निकालना है। n की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, n की वैल्यू 10 हो गई। a की वैल्यू पहली टर्म -5, क्या है बेटा, -5। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। कितने से, 3 से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला हमें पता है। Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n - 1 × d, यही होता है। ठीक है, तो इजी चल रहा है काम, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 10/2 2 × a की वैल्यू क्या है, -5। a की वैल्यू -5 प्लस 10 - 1, d की वैल्यू डिफरेंस कितने का है, 3 का है। ठीक है जी, और ऐसे कर दिया। तो ये हो गई कटिंग, 2 5 = 10, 5 हो गया। 5 × 2 10 हो गया, प्लस 10 - 1 9 हो गया, 9 × 3। ठीक है, तो 5 माइनस का 10 9 ये 27 हो गया। ठीक है, ये इसमें से माइनस हो गया, 17 × 5 85 हो गया, तो 85। क्लियर बेटा,
ये आ गया आपके पास 85 आ गया। अभी इसका और वाला पार्ट पेंडिंग, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। मैं तो कहता हूँ इसको यहीं पे निपटा देते हैं, ठीक है। इन दोनों प्रोग्रेशंस को अगर उठाएं, इसकी कौन सी वैल्यू सेम होगी हमें ये बताना, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर पीछे से एक ये सीरीज रख लेते हैं हम लोग, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आर्यन है और दूसरा दोस्त उसका रोशन है ना, ये रोशन, इनकी कौन सी सीरीज, कौन सी टर्म दोनों में सेम होगी। मैं मान लेता हूँ इसको कैपिटल ए से लिखता हूँ, ये कैपिटल ए 187 है, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना है, कम होता जा रहा है, कितने के साथ, 3 के साथ, मैंने कैपिटल में लिख दिया। इसका ए स्मॉल के साथ लिख लेता हूँ, -5। और डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, कितने के साथ बढ़ता जा रहा है, 3 के साथ बढ़ता जा रहा है, इसको स्मॉल टी के साथ। पर दोनों की जो एन टर्म है वो दोनों की मैं सेम लगा के चलता हूँ कि एन की वैल्यू जो मुझे निकालनी है। कह रहा है विच टर्म इनकी दोनों की सेम कौन सी होगी, यही पूछ रहा है ना। विच टर्म हमने अगर मेरी रेगुलर क्लास से लगाई हो तो उसमें मैंने बताया विच टर्म मतलब ए एन हो गया, इसकी एक जनरल टर्म की बात की गई है। तो दोनों की जो ए एनथ टर्म होगी, इसकी ए एन और एक इसकी ए एन, ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगी, ये सेम हो जाएंगी। इन दोनों को सेम कर देना। ए एन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कैपिटल डी कर दो, यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू स्मॉल डी कर दो, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ए की वैल्यू 187 हमने लिख दी, प्लस एन माइनस 1, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, -3, इज इक्वल टू ए इधर -5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 3। चलो जी, अब तो बस सिंपल काम रह गया है। -3 इंटू एन -3n, -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा, -5 +3n -3, ठीक है। ये -5 और -3 -8 हो जाएगा, +3n हो जाएगा। 187 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 190 हो जाएगा, -3n हो जाएगा, हो जाएगा कि। अब इस 190 में ये माइनस का था, इधर आके क्या हो जाएगा, +8 हो गया। ये 3n है, ये -3 है, यहाँ पे +3 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो गया, 6n हो गया, ये 198 हो गया कि नहीं। अब ये क्या करना है आपको, 198 को डिवाइड कर देना है किसके साथ, 6 के साथ, ठीक है। तो 6 के साथ करेंगे, 6 3 है आपका 18 हो गया, फिर 6 3 18 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 33, n की वैल्यू 33, ठीक है बेटा। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 33। तो ये हो गया आपका ये वाली ख़त्म। अगली देखो, ये भी कौन सा मुश्किल है, ये भी इजी है, ठीक है जी। तो ये भी इजी है, पर इसके लिए पॉइंट्स पता होने चाहिए। पी का पॉइंट पहले हम निकाल लेते, पी क्यू आर के सारे के पॉइंट हैं। पी का पॉइंट यहाँ से 2 और यहाँ से 5, तो पी का पॉइंट 2,5। पहले मैं ये निकाल के रखता हूँ, बाद में तो बात करें। क्यू का पॉइंट क्या, यहाँ से 4,4, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। आर का पॉइंट यहाँ से क्या है 8 और यहाँ से क्या है 3, तो 8,3। बाकी तो बाद में देखते हैं ना क्या दिया हुआ। कह रहा है 3 दोस्त हैं, अमन, कीर्ति एंड चाहत, ठीक है, एज शोन बाय द पॉइंट पी क्यू आर। इससे इजी क्या होगा, कुछ भी नहीं है। तो मतलब सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, सेक्शन डी में पेशेंस बहुत मांग रहा था, पर सेक्शन ई जो केस स्टडी है वो इजी था एकदम। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर निकालना है। पहले पी और आर के पॉइंट उठाते हैं। तो पी का पॉइंट है फिर आपके पास में 2,5 है पी का पॉइंट, आर का पॉइंट है आपके साथ 8,3 है, ठीक है। 2,5 8,3, तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। ये तो बड़ा ही इजी, एकदम इजी सवाल है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तभी तो वो फोटो लगाई थी ताकि आप समझ पाओ कि हाँ कितना इजी है। चश्मा लगा के आप डांस करो, बस इतना इजी क्वेश्चन आपके सामने फेंक दिया उसने, ठीक है। तो पी का पॉइंट है बेटा 2,5 है, आर का पॉइंट क्या है 8,3 है जी, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू रूट डाल दोगे पहले। अब इसके बाद पहले में से पहला माइनस कर दोगे, 8 - 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस चाहे 5 - 3 करो, चाहे मतलब y में से y वाला माइनस करना है। सबका अपना तरीका है, मेरा तो यही तरीका है। मेरी अगर रेगुलर क्लासेस देखे तो उसमें मैंने ये चीज़ें सिखाई हुई हैं,
चाहे 3 माइनस 5 चाहे 5 माइनस 3, क्योंकि ऊपर स्केयर है तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 माइनस 2 6 हो जाता है, 6 का स्केयर, 5 माइनस 3 2 2 का स्क्वायर, 6 का स्केयर 36 हो जाता है, 2 का स्केयर 4 हो जाता है जी, 40 से आंसर आ जाता है रूट 40। पर रूट 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और 4 का आंसर मैं 2 लिख सकता हूँ, तो 2 रूट 10 मेरे सामने आंसर आ चुका है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी और आर का जो डिस्टेंस है वो मैंने पहला निकाल दिया। ठीक है, आगे कह रहे हैं इज क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। पी और आर का क्या ये मिड पॉइंट है? पी और आर का पी और पॉइंट आर उठा लेते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये कुछ और ही उठा लिया इसने, पी और आर के पॉइंट उठाने थे। ये हो गया आपका पी और आर का पॉइंट, कॉपी, और यहाँ पे सब्जेक्ट को पेस्ट किया मैंने, ये रहा आपके पास। और मुझे ये बताना है कि क्यू क्या इसका मिड पॉइंट है, इज क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू क्या है, पॉइंट 4,4 है। मतलब क्या मेरा आंसर ये वाला पॉइंट क्यू का अगर मेरे पास 4,4 आ गया तो हाँ, नहीं आया तो ना। ठीक है, तो पी और आर, अब मेरे पास क्या है पी, हमें पता मिड पॉइंट कैसे निकलता है। मिड पॉइंट में आप क्या करो, बस मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ तो आपको मैं समझा पाऊंगा। समझा क्या? ये भी वैसे एक कॉन्सेप्ट ही था। अगर मिड पॉइंट दिए हो, हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में जो पहला, इसका पहला उठाया, एक्स एक्स वाले दोनों को जोड़ दो, जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, दूसरा पॉइंट कैसे निकलेगा? अब दूसरा उठा लो, 5 का 3 के साथ कनेक्शन लगा दो, 5 का 3 के साथ जब कनेक्शन लगाओगे जोड़ के डिवाइड बाय 2, 5 और 3 हो गया 8, 8/2, ये हो गया 10/2। तो ये क्या आ गया 4 इससे नहीं कटिंग करेंगे, इससे 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो ये तो आ गया 5,4। और मुझे क्या चाहिए था 4,4, तो 4,4 तो आया नहीं, तो इसका आंसर क्या आ गया? नो, ये मिड पॉइंट नहीं है। क्या नहीं है? मिड पॉइंट बेटा नहीं है। नेक्स्ट, इसका ये पार्ट पड़ा है अभी हमारा। अब इसके लिए मुझे इसको उठाना पड़ेगा। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। फिर अब पी और क्यू की 2,5 और 4,4 की बात की गई है, तो ऐसा करता हूं मैं इसको फिर से उठा के इधर लगा देता हूं। तो मैं अपने तीसरे पार्ट पे पहुंच चुका हूं। तीसरा पार्ट मेरा ये है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पी का पॉइंट है, ऐसे नहीं, एक ऐसे कैसे, पी का पॉइंट है, क्यू का पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लगा रहा। एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट 0 हो जाएगा बेटा? वाई वाला पॉइंट 0 हो जाएगा। ठीक है, पी का पॉइंट मेरे पास क्या है, यहाँ से 2, यहाँ से 5, 2,5। मैं फिर से एक बार लिखूंगा 2,5। क्यू का पॉइंट मेरे पास क्या है, ये 4,4। देख लेते हैं, ये 4,4। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, ये आर लिख लेते हैं, है ना। तो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। तो पी आर डिस्टेंस पहले निकालेंगे, रूट डाल देंगे हम। पी आर पहले में पहला माइनस करोगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे में दूसरा माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू रूट, स्क्वायर रूट। अब इसके बाद अब इसमें से इसका पहला उठा के इसमें पहला माइनस करेंगे, तो x माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 0 है, ये 4 है, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बेटा जैसे ही स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, इसका रूट और इसका रूट कैंसिल हो गया। अब 2 माइनस एक्स, ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर 0 माइनस 4 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। क्लियर? ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपके पास, प्लस x का स्क्वायर हो गया, ये 2 2 जा 4x हो गया, प्लस का 25 हो गया, एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 4 जा 8x हो गया, प्लस का 16 हो गया। ठीक है,
अब जो कटिंग होती है वो कर दो। एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ कटिंग कर दी मैंने, 25 और आपका 4, ये 29 हो गया बेटा। कितना हो गया? 29 हो गया। क्वेश्चन देख लो, थोड़ा बड़ा कर दिया इसने। -8x, 16 और 16 क्या हो गया? 32 हो गया। अब ये प्लस का इधर आके माइनस है, माइनस का 4x प्लस का 8x हो जाएगा बेटा, और 32 में से 29 माइनस हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा रह के? ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 3, 29 और 3 32, x की वैल्यू 3/4, x की वैल्यू 3/4, 3/4 हो गई। तो फाइंड द पॉइंट निकालना था, तो पॉइंट आंसर, आंसर तीसरे का पॉइंट क्या आ गया? 3/4, 3/4, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके पहले आपको ये एक बचा हुआ पार्ट है वो भी करना पड़ेगा, तो मैं फिर से यहाँ पे पेश करता हूँ। ठीक है, लेट एस बी ए पॉइंट ऑन विच द डिवाइड द जॉइन पी क्यू। पी और क्यू एक लाइन है, फिर से पी और क्यू एक लाइन है। अभी यहाँ पे उसने डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेक्शन का फॉर्मूला बताओ जी, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रेशो क्या है? 2:3। एस पॉइंट है यहाँ पे 2:3, और इसके बाद ये x, y हो गया। p का पॉइंट क्या होगा? p का पॉइंट 2,5 हो गया जी, 2,5 हो गया। q का पॉइंट क्या हो गया मेरे पास? q का पॉइंट 4,4 हो गया, 4,4 हो गया। क्लियर? तो आपको इतना समझ आ गया होगा। जब अब रेशो, अब अगर आपने मेरे से पहले पढ़ा है तो आपको चीज़ समझ बहुत अच्छी तरह से आने वाली है। नहीं तो जैसे मैं सेक्शन फॉर्मूला ऐसे लगाता हूँ, x निकाला तो पहली चीज़ उठाओ, तो इसके भी पहले उठाने, और ये चीज़ जाएगी इधर, 2x4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर ये वाली उठाओ, 3 ये इधर हो जाएगा, 3x2। नीचे बेटा क्या करोगे? रेशो को जोड़ दोगे, 2 + 3 कर दिया मैंने। ठीक है, y इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हम कर लेता है ये नया कलर। चलो इसी से आपको बताएंगे। अब हम उठाएंगे y वाले पॉइंट। कौन से पॉइंट उठाएंगे बेटा? y वाले। अब इसका जैसे, चलो y का मैं इधर दिखा देता हूँ मैंने किया क्या है। p का पॉइंट है, q का पॉइंट है, 2:3 x, y। ठीक है बेटा, ये 2,5, और यहाँ पे क्या है? 4,4। तो आपको जो दूसरे पॉइंट निकालने हैं, अब y का निकालना है, तो y इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई, 2 × 4 + 3 × इधर 5, नीचे रेशो का प्लस 2 और 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 8, ये तो हो गया 8, ये कितना हो गया? 6, 8 और 14/5। y की वैल्यू कितनी होगी? 2 चौके 8 हो जाएगा ये, और ये 5 से 15, 15 और 8 कितना होगा? 23, 23/5। तो आपके पास जो आ गया आंसर 14/5 और 23/5। ये क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एस। तो ऐसे लिखा जाएगा आंसर, कोऑर्डिनेट ऑफ एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई। ये देखो, एक चांस चाहिए। ठीक है, तो पहले एक बार स्टेटमेंट को रीड किया जाए। इंडिया गेट, बासमती राइस, ऑल इंडिया वॉर मेमोरीज लोकेटेड नियर कर्तव्य पाथ, पथ, कर्तव्य पाथ नहीं, पथ इसको बोलते हैं हिंदी में। कर्तव्य फॉर्मली राजपथ एट न्यू दिल्ली। चलो इसमें थोड़ी जी के बता रहा है। इट स्टैंड एट ए मेमोरियल ऑफ, ये 74,187 सोल्जर की याद में बनाया, ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, हु गेव देयर लाइफ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सैल्यूट है। दिस 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पूरा कितना? 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर है। मैं छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, बाद में इसको सही करूँगा। 42 मीटर का टॉल स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाय सर एडविन लुटियन इन द स्टाइल ऑफ द रोमन ट्रायम्फल आर्चेस। तो आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको थोड़ी जनरल नॉलेज। ए स्टूडेंट श्रेया ऑफ हाइट 1 मीटर, एक लड़की है जिसकी हाइट खुद की 1 मीटर है। ठीक है, वो विजिट करती है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द ग्राउंड, इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा ये बताना है। इफ़ शी इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द गेट, वो कितनी दूरी पे? 41 मीटर की दूरी पे। तो ये कहानी है, यही आपको बतानी है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन?
तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले मैं ये डायग्राम बना देता हूँ। ये जितनी अच्छी डायग्राम बनी होगी उतना अच्छा हमें समझ आने वाला है। तो ये होगी मान लो गर्ल, ठीक है, तो ये हो गया। और इनके बीच की दूरी हम लोगों ने ये मान ली, ये इसके बीच की दूरी है, ठीक है। तो इसको मैं खींच देता हूँ आगे, ठीक है। तो यहाँ से अब वो कह क्या रहा है, पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। कह रहा है ये है पूरा 42 मीटर, यहाँ से यहाँ तक यह है, ये 42 मीटर है, ठीक है, 42 मीटर। और ये कितना है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एक ऊपर की तरफ बना, ये ऊपर की तरफ बन गया जी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब उसके बाद वो कह रहा है कि जब ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना। मैं क्या करूँगा, पहले एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगा, कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ से ये 1 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 1 मीटर हो जाएगा। अब ये टोटल 42 है तो ये 42 है, ये 42 है, ये 1 है, तो कितना बच गया 41। और इनके बीच की दूरी भी मुझे कितनी दी हुई है 41, कितनी दी हुई है बेटा 41। तो ये भी दूरी क्या हो गई 41, कितनी होगी बेटा 41। ये हो गया एंगल, ये एंगल निकालना है। मेरी बात तो एक सिंपल सी बेटा याद रखना, सुन लो ध्यान से, बड़े काम की चीज़ है, एमसीक्यू ऐसी। जब हमेशा राइज ऊपर वाला जिसको बोलते हैं और ये रन, अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हो ना तो ये एंगल हमेशा 45 डिग्री का रहता है। इसको आप वैसे भी याद रखो, अब नहीं याद रखना तो कोई बात नहीं। tan थीटा लगाया परपेंडिकुलर बाय बेस ट्रायंगल ABC में, किस में ABC में। और ABC अगर नहीं दिख रहा आपको, मैं आपके लिए डायग्राम को बना देता हूँ। ये वाला ये पोर्शन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। ये पोर्शन आपके सामने जो दिख रहा है ये ट्रायंगल ABC है, जिसमें ये है हमारे पास ये A पॉइंट, ये C पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। और जिसमें हमारे पास ये एंगल थीटा था, है ना। ये बेचारा हमारा दब गया था इसमें, इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं। तो ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये थीटा था। तो थीटा क्या था, सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का काम परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये नीचे वाला क्या होगा हमारे पास बेस हो गया। तो 41/41, तो ये कैंसिल होके 1 हो गया। tan थीटा की वैल्यू 1 कितने पे होती है बेटा, हमेशा याद रखना 45 डिग्री पे होती है। तो पहले का तो मैंने आंसर निकाल दिया आपके सामने, दूसरा पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद इफ श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हर टू द आई टू बी 60 डिग्री, हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस। सेम कहानी है। तो फिर से अब नहीं बनाऊंगा डायग्राम, अब ऐसी ये तो ये ऐसे ऐसे है। अब उसके बीच शी देन हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस। कह रहा है कि अगर वो ये 1 मीटर वाली कहानी है ये, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, सब सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन अब दिया हुआ। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है बेटा 60 डिग्री है। तो ये कितनी दूर है, ये टावर से, ये गेट से, ये गेट हो गया, ये गर्ल हो गई, है ना। तो ये गर्ल हो गई। तो ये तो कितना था 42 मीटर का था, यही था। और ये 1 मीटर की गर्ल थी यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 1 मीटर का हो गया था। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये कितना बच गया, ये टोटल 42 था, ये एक माइनस हो गया 41 हो गया। अब आप फिर ABC मान लो इसको, ABC फिर से एक बार मान के अब इसको सॉल्व कर दो। अब फिर मैं ये चीज़ उठा लूँगा, उठा ली बेटा। अब हम इस पे फिर से लगा देंगे पाइथागोरस। तो ट्रायंगल ABC पे अगर जब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, tan 60 के इधर वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का काम क्या करेगा, tan 60 सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। और बेस ही मुझे पता करना है, ये x मान लेता हूँ ये, क्योंकि ये तभी पता लगे ना कितना वो दूरी चली है। अगर ये x है, सॉरी पहले ये लिखना था, ये x है तो ऑटोमेटिकली ये भी x है। तो शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस, tan 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, √3 होती है। परपेंडिकुलर 41 हो गया, बेस कितना हो गया x पता नहीं है, तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 41/√3। 10th क्लास में मैं CBSE वैल्यूएटर भी हूँ, तो आपको एक चीज़ याद रखना, √3 को कभी रूट को नीचे नहीं छोड़ना, उसके 0.5 मार्क्स कट कर लेते हैं। आप इसको रैशनलाइज कर दो, √3 x क्या हो गया 41√3, नीचे √3 इंटू √3 ओनली 3। तो ये भी हो गया आपके पास ये चीज़, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल गई, हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस। ये स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस
कौन कौन गर्ल, कितना 41√3/3। अब आपके पास दो क्वेश्चन, ये देखो ये दो मार्क्स के होते हैं, ये बड़े होते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द श्रेयस आई चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री व्हेन शी मूव बैक एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड द डिस्टेंस शी मूव। मेरी बात सुनो, एक चीज़ याद रखना बस, ये है मान लो ये डायग्राम होगी, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर है, ठीक है। वो जितना जितना आगे होता है बंदा, तो उतना जो एंगल है वो बड़ा होता जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल ठीक है, जितना आप आगे जाते जाओगे, जितना जितना आप आगे जाते जाओगे एंगल बढ़ता जाता है। जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये किसी चीज़ को देख रहा है, पहले ये इधर है तो ये ऐसे देखेगा, जितना नज़दीक जाते जाओगे और चीज़ बड़ी दिखती जाएगी ना। आप कोई भी टावर को दूर से देखो आपको छोटा लगेगा, जितनी नज़दीक जाते होगे और बड़ा टावर दिख जाएगा, एंगल बड़ा होता जाएगा। तो ये कितने एंगल दिए हैं, दो ही दिए, 45 और 30। तो मतलब ये वाला 45 डिग्री रहा होगा और ये 30 डिग्री रहा होगा, ठीक है। और उसने यही बोला है इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द श्रेयस चेंजिंग फ्रॉम, पहले 45 था फिर वो 30 हो गया, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने ये बताना है, ये एक्स मान लिया, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो हमें पता ही है कितनी है। ये जो गर्ल है, गर्ल की हाइट हमें पहले दी है 1, ये 1 है। और ये कितना बेटा 42 ही है ना। गेट की हाइट के 42, हाँ 42 मीटर ही है ना गेट, हाँ 42 मीटर का ही गेट है, तो बार बार हमने 42 ही यूज़ किया। 42, ये 42 है, ये 1 है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है ना, फिर से एक बार रीड कर लेना चाहिए। 41, ये कितना रह गया बेटा 41 रह गया, ये x है तो इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा हो गया, अब इसको पूरा फुल फ्लेज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे मैं तो इसको 10 सेकंड में भी उड़ा दूँ इसको, 10 सेकंड तो ज़्यादा गप होगी, 10 सेकंड नहीं 60 सेकंड तो लगेंगे इसको सॉल्व करने। अपने पास एक और ट्रिक है, चलो देखो बेटा। ये ये पहले ये एंगल लिया, ठीक है, और इसको मैंने ये बी सी यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास पी ट्रायंगल पी बी सी हो गया, पी बी सी। तो ये जो पी बी सी ट्रायंगल है ये 1045 है, 1045। सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 41, नीचे वाला बेस, तो 41 बाय ये क्या है नीचे y मान लिया, y हो गया, y मान लिया नहीं हाई है 1, 1045 की वैल्यू 1, तो 41 बाय y क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 41, कितनी आ गई बेटा 41 हो गई। अब ट्रायंगल ए बी सी की बात कही जाएगी, ए बी सी मतलब बड़ी ट्रायंगल ये वाली। थोड़ा सा इसको करता हूँ ऐसे, ये अब आपको दिखेगी बड़ी ट्रायंगल ए बी सी केस में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये यहाँ से लेके ये क्या होगा डिस्टेंस x प्लस वाई, कितना हो गया x प्लस, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मेरे पास x प्लस वाई हो गई, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी में tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना 41, 41 बाय बेस, बेस कितना है x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3, 41 x प्लस वाई, x तो पता नहीं है, y पर हमें पता, y कितना 41, y कितना 41, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 41√3 x प्लस 41, ये अब ये प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा -41√3 -41 इज इक्वल टू एक्स। तो x की अब ये 41 इधर भी है 41 इधर भी है, तो 41 कॉमन हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी 41√3 माइनस का 1, तो ये हो गया आपके पास आंसर। क्लियर, ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए हमें, पर ये 2 मार्क्स में इतना हो गया बहुत है, तो 5 मार्क्स साला पूछ लिया उसने। आगे आप पता क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो अभी आंसर को और निकाल दो, वैसे तो वो हो गया फाइनल आंसर।
41√3 -1 है ना, √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73 माइनस का 1, तो 41 इंटू 0.73 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा, पहले 3 1 जा 3 होगा, नज़दीक को नज़दीक के साथ 7 और 1 7, 4 3 12, 12 और 7 19 हो जाएगा। 1 4 7 28 29, 29.93। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन की गड़बड़ करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है। माड़ा टाइम आ जाता ना, फिर कैलकुलेशन भी सही नहीं होती। 41 मल्टीप्लाई बाय 0.73, 29.93, एकदम सही जवाब। चलो अब अपना लास्ट पार्ट है जो रिमेनिंग, उसको ख़त्म करके आज के सेशन को रैप अप भी करना है। इफ श्रेया मूव्स टू ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस 41√3 फ्रॉम द इंडिया गेट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये बार बार पका रहा है बातें कर करके। ये फिर से डायग्राम बनाई, ये कह रहा है 1 है, ये आपके पास 42 है, ये 42 है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये कितना बच गया 41 हो गया। तो वो कह रहा है इफ़ द श्रेया मूव्स टू ए पॉइंट विच इज़ एट ए डिस्टेंस 41√3 मीटर फ्रॉम इंडिया गेट, तो ये वाली दूरी अब दी हुई है, कितनी दी हुई है 41 डिवाइडेड बाय √3, ये दिया हुआ है। तो इसको फिर पी के आर मान लेते हैं, पी के आर, और ये आपका एंगल थीटा हो गया। सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये नीचे वाला बेस का काम करेगा, और हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। tan थीटा फिर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 41 डिवाइडेड बाय 41√3, तो 41 ऊपर, ये ख़त्म। ठीक है, और थीटा हमें पता, tan थीटा की वैल्यू √3 कितने पे होती है बेटा जी, 60 पे होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई आपके पास, और 60 डिग्री है हमारा आंसर। तो काम को कर देते हैं बेटा अब ख़त्म। अच्छा, तो इस सैम्पल पेपर को ख़त्म करते बहुत खुशी मुझे भी महसूस हो रही है कि मैंने भी ये सैम्पल पेपर ख़त्म कर दिया। स्कूल में हमारी छुट्टियां थी तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया और ये सैम्पल पेपर आपके लिए बनाया। तो थैंक यू यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और ये हमारा फेवरेट है। जय हिंद दोस्तों।